हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कैरियर ड्राइवर्स यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपकी एजुकेटर और आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिज्म। ये लेक्चर नंबर 3 है एंड इससे पहले हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर ली हैं। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पे एंशिएंट हिस्ट्री नाम से, तो वो एक रिवीजन सीरीज हमने क्रिएट करी है एग्जाम से पहले, ताकि आप फटाफट से पूरे हिस्ट्री को रिवाइज कर लें। तो आज लेक्चर नंबर 3 है। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम आएगा आपके ये चैनल पूरी आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो हमने अभी तक 2 वीडियोस जो कवर अप करी हैं, हमने किया है इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके बाद वैदिक एज। तो वैदिक एज के ना एंड में हमने ये देखा था कि लेटर वेदा के टाइम पे क्या हुआ था कि सोसाइटी में काफ़ी ऐसे चेंजेस हुए थे जो कि लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। लोग बहुत परेशान हो गए थे द लेटर वैदिक रिचुअल्स से और ऑर्थोडॉक्स सिस्टम से। वुमेन का स्टेटस गिर गया था, कास्ट जो था सिस्टम पूरा बहुत रिजिड सिस्टम था और लोग काफ़ी परेशान थे कि काफ़ी इनइक्वालिटीज देखने को मिल रही थी। तो उस टाइम पे बुद्धिज्म जो है वॉज द नीड ऑफ द आर, हम कह सकते हैं पीपल की नीड था, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़रूरत थी एक ऐसे रिलीजन की, एक ऐसे सेक्ट की जहाँ पे हमें इक्वालिटी मिले, हमें कुछ रियल मीनिंग मिले। और इतना ऑर्थोडॉक्स और रिचुअल से भरा हुआ सिस्टम जहाँ पे इनइक्वालिटीज हैं, ऐसा सिस्टम लोग पसंद नहीं कर रहे थे। तो उसी वक्त बुद्धिज्म का जन्म होता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि किससे हमें बुद्धिज्म की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो गौतम बुद्ध से। सो हु वाज गौतम बुद्ध? तो गौतम बुद्ध जो है उनका जन्म होता है लुम्बिनी नेपाल में। वो एक साक्या रूलर के बेटे थे गौतम बुद्ध। साक्या रूलर शुद्धोधन और मदर महामाया। साक्या रूल एक साक्या क्लैन था जो कि नेपाल में पड़ता था। तो वहाँ के रूलर थे शुद्धोधन एंड उनकी वाइफ महामाया। उनके सन थे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम इनका नाम था। गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ गौतम। काफी कम उम्र में इनकी शादी हो गई थी यशोधरा से और फिर इनको एक बेटा हुआ था राहुल नाम का। तो हम देखते हैं काफी कम उम्र में इनकी शादी हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि एट द एज ऑफ 29 में क्या होता है, ये अपने घर को छोड़ के एक वन की ओर चलते हैं क्योंकि इनको सच्चाई की तलाश होती है। ठीक है, तो एट द एज ऑफ 29 इसको रिनंसिएशन बोला जाता है कि उन्होंने अपने घर का त्याग किया और वो घर से निकले सच्चाई की खोज में। तो वहां पे क्या होता है कि एट द एज ऑफ 29 वो घर से निकले और उसके बाद उनको एनलाइटनमेंट मिली एट बौद्ध गया। बौद्ध गया में उनको एनलाइटनमेंट मिलती है। उसके बाद फर्स्ट सरमन की बात करें तो सारनाथ में उन्होंने पहला सरमन दिया, यानी पहले उपदेश अपनी टीचिंग्स को बताया। उस प्रोसेस को, उस एपिसोड को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, कि पहली बार जब उन्होंने सारनाथ में फर्स्ट सरमन दिया। उसके बाद हम उनकी लाइफ का देखते हैं कि लास्ट में क्या होता है। कुशीनगर में उनकी डेथ हो जाती है, जिस एपिसोड को कहा गया है महापरिनिर्वाण। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एपिसोड्स हैं ऑफ लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा जो कि हम यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि बुद्धा एंड हिज सिंबल्स। तो अब हर एपिसोड और हर जर्नी को लाइफ ऑफ बुद्धा की एक सिंबल से डिनोट किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि लोटस जो है, लोटस इज सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड इनलाइटनमेंट। ठीक है, धर्म चक्र, व्हील। फर्स्ट सरमन जब उन्होंने दिया था तो फर्स्ट सरमन को धर्म चक्र से दिखाया जाता है, व्हील से सिंबलाइज किया जाता है फर्स्ट सरमन को। बोधि ट्री को इनलाइटनमेंट जो बौद्ध गया में मिली वहां से किया जाता है। स्तूपा को रेलिक्स ऑफ बुद्धा से किया जाता है। ठीक है, एंड फुटप्रिंट्स जो है उनकी स्पिरिचुअल प्रेजेंस को, और लायन दिखाता है लीडरशिप एंड पावर। तो दीज आर द सिंबल्स रिलेटेड टू बुद्धा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टीचिंग्स क्या थी बुद्धा की। बुद्धा की टीचिंग में सबसे पहले आता है 4 नोबल ट्रुथ्स। तो बुद्धा ने क्या बोला कि 4 नोबल ट्रुथ्स उन्होंने दिए। उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो लाइफ जो है वो पूरी फुल ऑफ सफरिंग है, यानी हमें दुख है। पहले उन्होंने दुख के बारे में बताया। दूसरा उन्होंने बताया कि दुख का कारण क्या है, कॉज ऑफ सफरिंग क्या है। कॉज ऑफ सफरिंग उन्होंने बताया कि हमारी डिजायर्स ही हमारी कॉज ऑफ सफरिंग है, हमारी इच्छाएं हमारी कॉज ऑफ सफरिंग है। फिर उन्होंने बताया कि इन सफरिंग का ऐसा नहीं कि एंड नहीं हो सकता, इन सफरिंग्स का एंड हो सकता है, निरोध हो सकता है। ठीक है, और कैसे होगा? तो उन्होंने बताया कि 8 फोल्ड पाथ, एक अष्टांगी का मार्ग अगर हम अपनाएंगे तो उससे इन सफरिंग्स का एंड हो सकता है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि क्या है ये 8 फोल्ड पाथ। पहले हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने ये भी बोला कि एक मिडल पाथ। बुद्धा ने कहा कि क्योंकि लाइफ में सब कुछ परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक मध्य मार्ग अपनाएं, ना कि हम कोई एक्सट्रीम्स को अपनाएं। कि ये नहीं कि हमने बहुत ज्यादा ही पैसे के पीछे और शोहरत के पीछे भागना है, ना उस एक्सट्रीम में, ना ऐसा कि हम बिल्कुल ही घर का त्याग कर दें और सब कुछ मोह माया छोड़ के बैठ जाएं, वो भी नहीं करना है। हमें एक मिडिल पाथ अपनाना है लाइफ में। ठीक है, मध्य मार्ग, ये बुद्धा की टीचिंग्स थी।
और उन्होंने रिचुअल्स को तो डेफिनेटली रिजेक्ट किया, रिचुअल, सैक्रिफाइसेस, कास्ट सिस्टम, इसी की वजह से तो बुद्धिज्म को लोगों ने फॉलो करना शुरू किया, क्योंकि लोग परेशान थे ऑलरेडी। कास्टिज्म और रिचुअल्स तो ऑलरेडी थे ही, जो कि हमने लेटर वैदिक पीरियड में देखा था। फिर उसके बाद उन्होंने स्ट्रेस किया अहिंसा एंड कंपैशन पे। अब हम देखते हैं एट फोल्ड पाथ क्या था। तो बुद्धा के एट फोल्ड पाथ में था कि राइट व्यू हो, आपकी एक सही दृष्टि हो, ठीक है, एक सही व्यू हो आपका, पहले तो लाइफ को लेके, दुनिया को लेके। फिर उसके बाद आपकी क्या हो, एक राइट रिजॉल्व हो, राइट स्पीच हो आपका, राइट एक्शन हो, राइट लाइवलीहुड हो। चोरी चकारी से नहीं आप पैसे कमाएंगे, आप ईमानदारी से, ऑनेस्टी से कमाएंगे। राइट लाइवलीहुड हो, राइट एफर्ट करो आप, राइट माइंडफुलनेस हो, राइट कंसंट्रेशन हो, ठीक है। तो जब ये सब कुछ एट फोल्ड पाथ के हिसाब से हम राइटली चीजों को करेंगे, तब बुद्धा ने कहा कि आपको जो है सफरिंग से छुटकारा मिल सकता है, जो हमने देखा कि 4 ट्रुथ्स में उन्होंने बताया। नेक्स्ट इज, अब बुद्धिज्म में 3 रत्न हैं, 3 रत्न भी का भी डिस्कस होता है, जिनको 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म कहते हैं। तो पहला है बुद्धा, द एनलाइटेंड फाउंडर एंड टीचर। सेकेंड है धर्म, धर्म में क्या है, बुद्धा की टीचिंग्स जो हमको एनलाइटनमेंट की तरफ ले जाएंगी। तीसरा है संघ, संघ है कम्युनिटी, जो बुद्धिस्ट फॉलोवर्स की कम्युनिटी है, उसको संघ बोलते हैं, ठीक है। तो बुद्धा, धर्म एंड संघ आर द 3 रत्न्स ऑफ बुद्धिज्म। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर, इनको त्रिपिटक्स कहते हैं, ठीक है। अब हमें ये भी देखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिवीजन करते हुए चल रहे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बुद्धिज्म में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर अब ये 3 इंपॉर्टेंट हमारे पिटक्स हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक एंड अभिधम्म पिटक। ये 3 जो है लिटरेचर्स हैं, बुक्स हैं ये। विनय पिटक में क्या बताया हुआ है, कभी कभी ये भी आ जाता है। तो विनय पिटक में बताया हुआ है रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स, क्या उनको रूल्स फॉलो करने चाहिए संघ के लोगों को, वो बताया विनय पिटक में। फिर सुत्त पिटक में बताया गया है कि सुत्त पिटक में बताया गया जो भी सरमन्स बुद्धा ने दिए, जो टीचिंग्स बुद्धा की थी, उनको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अभिधम्म पिटक में बताया हुआ है फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स, ये सब बताया हुआ है। नेक्स्ट हम आए कि कुछ और भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, इन पिटक्स के अलावा भी कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट और हैं, जैसे जाटक टेल्स। इनमें क्या बताया हुआ है कि बुद्धा की जो भी स्टोरीज थी प्रीवियस बर्थ रिलेटेड, वो सब इसमें कवर्ड है जातक टेल्स में। मिलिंद पन्हो है, दीप मीमांसा, महाविमांसा, ठीक है, ये भी है। और बुद्ध चरित इज इम्पोर्टेंट, बुद्ध चरित जो है अश्वघोष द्वारा लिखी हुई किताब है, जिसमें उन्होंने बुद्धा के बारे में बताया, बायोग्राफी बताई हुई है उन्होंने बुद्धा की, तो वो अश्वघोष ने लिखी हुई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। उसके बाद हम सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म देखते हैं। अब बुद्धिज्म में क्या हुआ कि कुछ सेक्ट्स आगे चल के निकल के आए, ठीक है, जिनमें मेन है हीनयान, महायान एंड वज्रयान। तो हीनयान में क्या होता है कि हीनयान बोलते हैं कि हमको फोकस करना है इंडिविजुअल सैल्वेशन पे, ठीक है। हीनयान क्या करते हैं, हीनयान जो है वो फोकस करते हैं कि हमें इंडिविजुअल सैल्वेशन लेना है। और महायान कहते हैं हमें वर्शिप करनी है बोधिसत्वस की। यानी महायान जो है बुद्धा की बोधिसत्व क्या है बेसिकली, कि अलग अलग इन्होंने बोले कि अवतार हैं बुद्धा के, और आइडल वर्शिप्स इन्होंने करनी शुरू करी। एंड हीनयान में इन्होंने बोला कि हमें अपनी सैल्वेशन करनी है, इंडिविजुअल सैल्वेशन पे फोकस करना है और बुद्धा की टीचिंग्स को मानना है। बट महायान ने क्या किया, उन्होंने आइडल वर्शिप और बुद्धा से ही, यानी कि एक बुद्धा है, उनसे उनका ही आशीर्वाद अगर हमें मिले तो हम उससे भी हमें सैल्वेशन प्राप्त हो सकता है, उससे ज्ञान मिलेगा हमें, उससे हमारा उद्धार होगा। महायान का ये फॉलोअर था। तो ये चाइना एंड जापान में स्प्रेड हुआ। फिर वज्रयान जो है वो एक तांत्रिक बुद्धिज्म है, टैंट्रिक बुद्धिज्म, ठीक है, जिसमें मंत्र है, रिचुअल्स हैं, ये सब है वज्रयान में। तो मोर फेमस वर ओनली द हीनयान एंड महायान, वज्रयान बाद में आता है और उसमें कुछ मंत्र एंड रिचुअल्स ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। ये तिब्बत में इमर्ज हुआ। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट काउंसिल्स। अब हम ये हमें बाद में पता लगेगा जो भी हम आगे पढ़ेंगे कि महाजनपद में कौन से किंगडम्स आए, उन्होंने कौन से राजाएं आए जिन्होंने कि बुद्धिज्म को फॉलो किया और उन्होंने कुछ काउंसिल्स करी। तो अभी हम बुद्धिज्म में पढ़ रहे हैं, तो अभी आप जस्ट एक रिवीजन वे में आप इसको देख लीजिए कि फर्स्ट काउंसिल जो है बुद्धिज्म में 4 काउंसिल हुई है, 4 काउंसिल हुई है। फर्स्ट काउंसिल राजगृह में हुई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके वो आ जाते हैं कि कहाँ पे हुई है और कौन से राजा थे उसमें, किन के अंडर ये हुई है। तो पहली हुई है राजगृह में अजात शत्रु, और मॉन्क में देखे तो महाकश्यप मॉन्क, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट काउंसिल में क्या चीजें हुई, विनय पिटक एंड सुत्त पिटक का कंपाइलेशन हुआ। जो हमने 2 बुक्स देखी, विनय पिटक, सुत्त पिटक, उनका कंपाइलेशन यही होता है फर्स्ट काउंसिल के अंदर। सेकंड काउंसिल हुई वैशाली में, कालासोका वाज द किंग, ठीक है। इन्होंने मोनास्टिक डिसिप्लिन को डिस्कस किया यहाँ पे। थर्ड काउंसिल होती है पाटलिपुत्रा में। थर्ड काउंसिल में कौन है इंपॉर्टेंट, द अशोका किंग।
थर्ड काउंसिल करवाते हैं, मोंगलीपुट्टा टुस्सा इनके साथ करवाते हैं। ये मॉन्क है और ये किंग है। और कंपाइलेशन जो है यहाँ पे किसका होता है, अभिधम्म पिटक का, एक किताब और उसका कंपाइलेशन हो रहा है। फिर फोर्थ काउंसिल में हम देखते हैं कश्मीर में हुई कनिष्क होते हैं उस वक्त किंग। और इसी वक्त फोर्थ काउंसिल के वक्त ही ये डिवीजन होता है, महायान और हीनयान में बुद्धिज्म में दो सेक्ट्स ऐड हो जाते हैं, डिवीजन हो जाता है बुद्धिज्म का यहीं पे फोर्थ काउंसिल के बाद। ठीक है, तो ये हमने देख लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि क्या क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल्स भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और आप इसके लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। जैसे कोई भी अगर आपको ज्वाइन करके मिल रहा है, बट मैं प्रेफर नहीं करती हूँ शॉर्ट ट्रिक्स को। मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आप 3-4 बार रिवीजन कर लेते हैं तो इससे शॉर्ट ट्रिक्स की कोई इंपॉर्टेंट जरूरत नहीं महसूस होती। आप 3-4 बार चीजों को रिवाइज करिए, अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपको एग्जैक्ट पता लगने लग जाएगा। और अगर इतना याद नहीं भी रहे तो मैं गारंटी दे रही हूँ उस बात की कि अगर आप 3-4 बार रिवाइज कर लेते हैं ना किसी चीज को, तो एग्जाम में ऑप्शन बेस्ड अगर पेपर है आपका, एमसीक्यू बेस्ड है, तो आपको डेफिनेटली 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जरूर ऐसे हाईलाइट होकर पेपर में लगेगा, क्योंकि आपने बहुत रिवीजन अच्छी से किया हुआ है। तो अगर आपको डेफिनेटली पूरा अच्छा विथ स्पेलिंग्स कोई चीज याद नहीं आती, जैसे आपको नहीं याद आता सही से कि मोंगली पुट्टा टिस्सा थे अशोका के साथ, तो आपको ये तो पता लगेगा कि कुछ तो था भाई, जो मोगाली से शुरू हो रहा था, टिस्सा कुछ तो ऐसा था, और ये औरों के साथ नहीं है, ये भी आपको पता लग जाएगा। तो रिवीजन से ये चीजें होती हैं, इसमें कोई हर चीज की आप ट्रिक बनाने नहीं बैठ सकते हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सीरियस वे में पढ़ाई करो, और क्योंकि पढ़ाई एक सीरियस चीज है, उसको आप फन के साथ मिक्स करने की कोशिश ना ही करें तो सही रहेगा। फन आप अपने फन टाइम पे करें और पढ़ाई टाइम पे करें, बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जो कि हमने बुद्धिज्म पे किया। आगे हम नेक्स्ट वीडियोस भी करेंगे, इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएंगी सारी वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ भी शेयर कर लीजिएगा। चैनल नया है अभी, तो काफ़ी हेल्प चाहिए हमें ग्रो करने के लिए, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस हम और लाते रहेंगे आपके लिए रिवाइज करने के लिए। So that's it for today. Thank you so much for watching the video, and keep studying, keep shining. Thank you so much.